गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने लास्ट बात की थी कि वर्चस्व का क्या होता है। वर्चस्व, हम अमेरिकी वर्चस्व के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे कि वर्चस्व का अर्थ क्या होता है, वर्चस्व किस तरह का होता है। वर्चस्व मीन्स मैंने आपको बताया था एक तरह का प्रभुत्व है वर्चस्व, है ना। तो आज हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे कि वर्चस्व क्या अर्थ में। देखिए, राजनीति एक ऐसी कहानी है जो कि शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, यानी कि पावर होती है और वो शक्ति के इर्द गिर्द ही घूमती है। जिसके पास पावर है वो राजनीतिक, आर्थिक, चाहे वो आर्मी की पावर हो, किसी भी आम आदमी की तरह से हर समूह की ताकत पाना और कायम रखना चाहता है। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वो ताकत पाना चाहता है और उसको बनाकर भी रखना चाहता है। हम रोज़ाना बात करते हैं कि फला आदमी ताकतवर होता जा रहा है, ताकतवर बनने की पर तुला हुआ है। विश्व राजनीति में विभिन्न देश या देशों का समूह ताकत पाने में कायम करने के लगातार कोशिशें करता है। यह ताकत सैन्य प्रभुत्व हो सकता है, आर्थिक शक्ति हो सकती है। ये जो ताकत है ये सैन्य प्रभुत्व हो सकता है, आर्थिक शक्ति हो सकती है, ठीक है, आर्थिक शक्ति हो सकती है और राजनीतिक रुतबा हो सकता है, सांस्कृतिक रूप से बढ़त हो सकती है। इसी तरह से अन्य प्रकार से देखा जाए तो हम विश्व राजनीति को समझना चाहें तो हमें विश्व के विभिन्न देशों के बीच शक्ति के बंटवारे को समझना होगा। उदाहरण के लिए शीत युद्ध के समय 1945, शीत युद्ध का समय क्या था, 1945 से लेकर के 1991 का जो काल है, ठीक है ना। उसमें दो अलग अलग गुटों में बट गया था, दो अलग अलग गुट बटे थे, सोवियत रूस और सोवियत संघ और यूएसएसआर और यूएसए, यानी अमेरिका और सोवियत संघ। तो दो बंटवारा हो गया था। शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ इन दो अलग अलग शक्ति केंद्रों में अगुवाई थी। दोनों ने अपनी बढ़त हासिल करना चाहते थे, दोनों अपने ग्रुप को मजबूत करना चाहते थे। सोवियत संघ के पतन के बाद जब 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया तो पूरा का पूरा जो विश्व है वो एक ध्रुव बन गया था, ठीक है। इस पूरा का पूरे विश्व में एक ही महाशक्ति बची थी, वो थी अमेरिका। और अमेरिकी महाशक्ति बची तो पूरा विश्व एक ही ध्रुव की व्यवस्था बन गई थी। तो इसी को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या ताकत का केंद्र, जब सारी की सारी व्यवस्था भौतिकी शब्द के रूप में ध्रुव का एक तरह सा भ्रामक प्रयोग हुआ है कि ध्रुव क्या होता है असल में। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो और उसे वर्चस्व यानी हेगेमनी शब्द से इस्तेमाल किया जाता है। जब सारी ताकत, आर्थिक ताकत, आर्मी की ताकत, सांस्कृतिक ताकत सब एक ही जगह पर केंद्रित हो, एक ही देश के पास हो, तो उसे वर्चस्व या हेगेमनी कहा जाता है। अब वर्चस्व के विभिन्न अर्थों में पढ़ेंगे। ये जो वर्चस्व है इसको हम सैनिक शक्ति के अर्थ में सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए, हेगेमनी शब्द की जो जड़ें हैं यूनान में हैं। हेगेमनी का मतलब समझ लो उच्च प्रभाव, उच्च प्रभुत्व होना, ठीक है। हेगेमनी शब्द की जड़ें प्राचीन यूनान में हैं। इस शब्द से किसी एक राज्य के नेतृत्व या प्रभुत्व का बोध होता है कि एक ही राज्य का प्रभुत्व है और एक ही राज्य का नेतृत्व है। मूलतः इस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान के अन्य नगर राज्यों की तुलना में एथेंस यूनान का एक नगर था, एथेंस की प्रबलता को इंगित करता है कि वह बहुत ज़्यादा मजबूत था, करने के लिए किया जाता था। वर्चस्व का प्रयोग, हेगेमनी शब्द का प्रयोग यूनान के अंदर। इस प्रकार हेगेमनी के पहले अर्थ का संबंध राज्यों के बीच सैन्य क्षमता, बनावट और तोल है, मतलब कि किसके पास कितनी ताकत है इसके तोल से है। हेगेमनी से ध्वनित अन्य सैन्य प्रबलता का यही अर्थ है कि आज विश्व राजनीति में अमेरिका की हैसियत बताने में इस्तेमाल होता है कि अमेरिका का प्रभाव क्या है, अमेरिका की हैसियत क्या है। क्या आपको जब मैंने आयशा वाला पढ़ाया था आपको चैप्टर, तो उसकी एक टांग जाती रही, अमेरिकी हमले में जाती रही थी इसको, और वो फिर से डॉक्टर बनना चाहती थी। तो वो कब कर सकती थी ऐसा, जब वो क्या करे, जब वो उसके देश से सेना हट जाए दूसरे देश की। आयशा का उदाहरण याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये सैनिक शक्ति थी। अमेरिका की मौजूद ताकत की रीढ़ उसकी बड़ी चढ़ी सैनिक शक्ति रही है। देखिए, इसको बताती हूँ मैं आपको। अमेरिका की जो ताकत थी, उसकी जो शक्ति थी, वो कैसे, उसकी जो ताकत है वो किस तरह से बढ़ी चढ़ी रही है।
है ना। अमेरिका में मौजूद सैन्य ताकत रीढ़ उसकी बड़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है। आज अमेरिका की सैन्य शक्ति अपने आप में अनूठी है और बाकी देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा मजबूत रही है। ठीक है, तो इस सैन्य क्षमता के बूते पर जो अमेरिका है पूरी की पूरी दुनिया पर क्या कर सकता है, निशाना साध सकता है, अपना निशाना बना सकता है। उसको एकदम सही समय में अचूक और घातक वार करने की क्षमता अमेरिका के पास है। ठीक है, उसके पास अपनी सेना की युद्ध भूमि से अत्यधिकतम दूरी पर सुरक्षित रह करके अपने दुश्मन को उसके घर में जाकर के पंगु बना देना, यानी घर में जाकर हमला कर देने की ताकत है। ठीक है, अमेरिकी सैनिक शक्ति का यह जो अनूठापन है, अमेरिका सेना शक्ति की जो पावर है, एक तरह से ये जो अनूठापन है वो है अपनी जगह। लेकिन इससे भी ज़्यादा विस्मयकारी तथ्य यह है कि आज कोई भी देश अमेरिकी सैनिक शक्ति की तुलना में उसके पासंग यानी उसके हाथ के बराबर भी नहीं है, उसके हथेली के बराबर भी नहीं है। ठीक है ना। अमेरिका से नीचे कुल 12 ताकतवर देश एक साथ मिलकर, अगर अमेरिका की शक्ति है और उसके नीचे अगर 12 ताकतवर देश मिलकर के अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना धन खर्च करते हैं ना, अकेला उतना अमेरिका अपनी सेना पर खर्च करता है। इसके लिए अकेले करता है। इसके अतिरिक्त पेंटागन क्या है, पेंटागन अमेरिका के रक्षा विभाग है, एक तरह से अपनी बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में विकास के कार्यों में रक्षा अनुसंधान विकास के कार्यों में खर्च करता है अमेरिका सैनिक स्तर में। ठीक है, सिर्फ उच्च सैनिक वह नहीं करता बल्कि उसकी गुणात्मकता में बढ़ क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इनकी हथियारों की। अमेरिका आज सैन्य प्रौद्योगिकी के मामले में इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है कि किसी भी देश के लिए उसके मामले में उसकी बराबरी कर पाना संभव नहीं है। हम में से कोई भी इस बात पर कोई शक नहीं है कि इराक पर जब हमला किया था, आपको याद है 34 देशों की मिलीजुली उससे हमला किया था इराक पर, तो उसमें भी जो अमेरिका था उसका प्रभुत्व ज़्यादा था। नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के आगे झुका, 34 देशों की गठबंधन वाली सेना के आगे क्या किया, इराक ने अपना जो नेतृत्व वाली गठबंधन थी सेना के आगे झुक पाया, सफल नहीं हो पाया था, वो अपनी आगे झुक गया था। इराक अमेरिका की सेना के आगे झुक पड़ा। बहरहाल अमेरिका की जो शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, अब देखिए कि पूरी तरह से समझने के लिए अमेरिका की जो पावर है, सैनिक पावर है, इसको पूरी तरह समझने के लिए ये देखो आपको मिसाइल भी बताई गई हैं। यहाँ ये दिखाया गया है, जो ये मिसाइलें दिखाई गई हैं उसमें देखिए कि कैसे किस तरह से जो अमेरिका है उसके बारे में बताया गया है। पूरा का पूरा पैराग्राफ इसी से रिलेटेड है कि अमेरिका के नीचे के 12 ताकतवर देश एक साथ मिलकर अपनी सेना सत्ता का सुरक्षा में जितना खर्च करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अकेले अमेरिका करता है। ठीक है ना। ये इस ग्राफ में दिखाया गया है कि कितना है। देखो स्पेन 12.6, ऑस्ट्रेलिया 14.3, दक्षिण कोरिया 16.4, भारत 19.8, सऊदी अरब 33.8 और इस सब का ये सब जो देश है मिलकर के करते हैं 449.4 अरब डॉलर। और खाली अमेरिका जो करता है, जो अमेरिका सैन्य खर्चा है वो अकेला ही कितना करता है, वो अकेला ही करता है बच्चों 455.9 अरब डॉलर के करीब। अपनी बुक में आप इस चीज़ को क्लियरली देख पाएंगे क्योंकि आपके पास सामने बुक होगी, है ना। तो ये है। अब ये तो सेना क्षमता की कि अमेरिका की जो सेना की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। अपरोध साम्राज्यवादी शक्तियों से सैन्य बल का प्रयोग महज 4 लक्ष्यों के लिए करता है। वह अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति का प्रयोग अगर अमेरिका किसी और देश के साथ करे तो क्या चाहता है, क्यों करेगा। देखो जीतने के लिए, ठीक है, क्या करता है, जीतने के लिए, अपरोध करने के लिए, दंड देने के लिए और कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि अमेरिका जो है अपनी सैनिक क्षमता का प्रयोग क्यों करता है किसी देश पर। तो 4 बातें हैं, 4 लक्ष्य हैं उसको जीतना चाहता है किसी देश को, अपरोध यानी रोकना चाहता है किसी और काम को करने से, उसको अगर पनिशमेंट देनी है किसी देश को। आपको याद करो कुवैत पर जब इराक ने हमला किया तो सऊदी जो दूसरे तालिबानी जो देश थे
उनको कैसे दंड देने के लिए अपनी सैन्य शक्ति का प्रयोग किया। कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए अमेरिका की विजय क्षमता बहुत ज़्यादा विकट है। अमेरिका के पास पावर बहुत ज़्यादा है। इसी तरह अवरोध करने और दंड देने की क्षमता, उसकी क्षमता स्वतः सिद्ध है, मतलब कि वो उसमें यूएनओ की भी नहीं मानता और अपनी पावर का प्रयोग करता है। तो इस अमेरिकी सैन्य क्षमता की कमजोरी सिर्फ एक ही बात से जाहिर होती है, और वह अधिकृत भूभाग में कानून व्यवस्था बहाल नहीं कर पाया। कि जिस भाग को, कमजोरी क्या है, जिस भाग को अमेरिका अपने नियंत्रण में लेता है वहाँ पर अपने कानून व्यवस्था लागू नहीं कर पाया। भाई जनता को वश में करना आसान नहीं होता ना। सेना को तो वश में किया जा सकता है, वहाँ की को हमला करके किसी देश को अपने अंडर लिया जा सकता है, लेकिन उन वहाँ की जनता, जिस भूभाग को उसने अधिकृत किया, वहाँ पर वो कानूनी व्यवस्था लागू नहीं कर पाया। अब आता है वर्चस्व जो है वो ढांचागत ताकत के रूप में। ढांचागत मतलब बेसिक ताकत क्या है? देखिए, वर्चस्व का दूसरा अर्थ पहले अर्थ से बहुत ज़्यादा अलग है। इसका रिश्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था के खास समझ से है। विश्व की अर्थव्यवस्था, विश्व का बाजार, उसकी एक समझ से है। इस समझ में बुनियादी धारणा यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी चलाने वाला एक देश ऐसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके नियम सब माने, जिससे अपने मतलब की चीज़ों को बना करके रखे, बरकरार रखे। पूरे विश्व में ऐसी ताकत होना ज़रूरी है ना। ऐसे में ज़रूरी है कि उसके पास वह करने की, व्यवस्था करने की क्षमता हो, ठीक है ना, नियम बनाने की क्षमता हो उसके पास, तभी तो कोई उसकी बात मानेगा। साथ ही ज़रूरी है कि वैश्विक व्यवस्था को हर हाल में बनाए रखे। मतलब पूरे विश्व में अगर आप आर्थिक अपनी मजबूती रखना चाहते हो तो कम से कम हमारे पास, उस देश के पास इतनी ताकत होनी चाहिए ऐसी कि वो व्यवस्था बना सके, ऐसे नियम बना सके कि विभिन्न देश उसका पालन कर सकें। ठीक है, वैश्विक व्यवस्था को हर हालत में बनाए रखे। दबदबे वाला ऐसा देश होना चाहिए जिसे फ़ायदे के लिए करता हो, जो अपने फ़ायदे के लिए करता है, लेकिन अक्सर उसे और अपेक्षित हानि उठानी पड़ती है। कई बार देश को दूसरे नियम बना लेता है लेकिन उसे ज़्यादा हानि उठानी पड़ती है, तो वो हानि झेलने की ताकत भी उसके अंदर होनी चाहिए। तो एक खुलेपन का फ़ायदा उठाने, दूसरे देश तो वैश्विक रूप से अर्थव्यवस्था खुलेपन का फ़ायदा उठाते हैं, जबकि खुलेपन को कायम रखना, खुलेपन का मतलब है कि व्यापार व्यवसाय किसी भी देश के साथ किया जा सकता है, संबंध बनाए जा सकते हैं, उन पर खर्च नहीं करना पड़ता दूसरे देशों को। जिसने नियम बनाए हैं भैया वही तो पैसा खर्च करता है। भाई चलती किसकी है? जो पैसा खर्च करेगा, जिसके पास पावर होगी। नियम सबके लिए बनते हैं, फ़ायदा सब लोग ले जाते हैं। तो ये वर्चस्व का इस दूसरे अर्थ में ग्रहण है। इसकी झलक विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने के, विश्व के अंदर ऐसी वस्तुएं जो सार्वजनिक रूप से लोगों के पास होती हैं उनको उपलब्ध कराने से संबंध में है। ठीक है, ऐसी चीज़ें, जो ऐसी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को, ऐसी चीज़ें जो कि इस जो चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों से जिनका के उपयोग कोई एक व्यक्ति करे तो दूसरे को उपलब्ध नहीं, वस्तु की मात्रा में कोई कमी ना आए। मतलब ऐसी चीज़ों का उत्पादन किया जाए कि अगर कोई दूसरा यूज़ ले रहा है तो उसकी उपलब्धता में कोई कमी नहीं आए। स्वच्छ वायु, सड़क सार्वजनिक वस्तु के उदाहरण हैं, जिसमें कि ऐसी वस्तुएं, स्वच्छता चाहिए सबको। वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तु का सबसे बढ़िया उदाहरण कहा जाता है समुद्री व्यापार। देखो, समुद्री व्यापार, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, SLOCS कहते हैं इसको, जिसका इस्तेमाल व्यापारिक जहाज करते हैं। खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार समुद्री व्यापारिक मार्गों के खुलेपन के बिना संभव नहीं है, और दबदबे वाला देश अपनी नौसेना की ताकत से, समुद्र के ताकत से दूसरी व्यापारिक मार्गों की आवाजाही को नियम तय करता है। कोई भी दबदबे वाला देश है, कोई भी प्रभावशाली देश है, वो नौसेना की आने जाने के नियम बनाता है, और उन नियमों का पालन अगर दूसरे देश भी करते हैं तो उनको भी फ़ायदा होता है। आवाजाही एक देश से दूसरे देश में पहुंचना जहाज़ों के माध्यम से तो परमिशन लेनी पड़ती है, और कोई बड़ा देश इसका नियम बनाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो ब्रिटिश नौसेना है उसका जोर घट गया। अब यह भूमिका अमेरिका नौसेना निभाती है। अमेरिका नौसेना निभाती है कि समुद्र के जो नियम है वो अमेरिका नौसेना निभाती है, और वो सारे महासागरों में, जितने भी महासागर है ना, उन सब के अंदर है ये व्यवस्था। तो देखिए, अब आता है हमारे कि जो
सार्वजनिक ताकतें हैं, सार्वजनिक वस्तुएं हैं, है ना, उनसे संबंध में इसका एक उदाहरण कहा जा सकता है इंटरनेट। आप देखो इंटरनेट क्या है कि वैश्विक सार्वजनिक वस्तु का एक उदाहरण है इंटरनेट। हालांकि आज इंटरनेट के जरिए वर्ल्ड वाइड वेब जगत को जोड़ रहा है, एक जुड़ गए हैं हम, सब चीज़ों से हम जुड़ गए हैं। हम आजकल हम अगर वह देखते हैं तो हम आज मैं आपको पढ़ा भी पा रही हूँ तो हम आपसे कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, है ना, लाइव क्लास भी होती है आपकी, कनेक्ट होते हैं। तो ये एक ऐसा संसार हो गया, आभासी संसार कह सकते हैं इसको, दिखता है कि सब आर पार दिख रहा है, हम सबसे मिले जुले हैं। लेकिन इसे हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। इंटरनेट क्या है? अमेरिकी अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। अमेरिका ने ही इन्वेंशन किया। हमने भी एक कंप्यूटर 1991 में पंडित राजीव गांधी के काल में हमने भी अपनी टेक्नोलॉजी ली थी वहीं से। आज हम डेवलप हो गए हैं, ठीक है। फिर भी इंटरनेट का जो यूज़ है वो अमेरिका ने सिखाया। उपग्रहों की एक वैश्विक तंत्र पर निर्भर है और इसमें अधिकांश उपग्रह किसके? अमेरिका के हैं। अमेरिका के बहुत ज़्यादा उपग्रह हैं। हम यह भी जानते हैं कि अमेरिका दुनिया के हर हिस्से में, वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र में, हल्के में मौजूद है, हर जगह पर मौजूद है। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 28% हिस्सेदारी है, ठीक है। यदि विश्व के व्यापार का यूरोपीय संघ के अंदरूनी व्यापार को शामिल कर लिया जाए, अंदरूनी व्यापार को शामिल किया जाए तो ये जो व्यवस्था बनेगी ये बहुत अमेरिका के, ये टोटल तो क्या होगी? 15% होगी और अमेरिका की सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये आपको ये चित्र में दिखाया गया है। आपके ये जो दोनों चित्र देखिए आप, इसके अंदर आपको ग्राफ दिया गया है कि जो अमेरिका है उसका प्रतिशत अन्य देशों से ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है? देखिए, अन्य देश तो 26%, अन्य देश कितना करते हैं? 26%। अमेरिका करता 28%, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है ये अमेरिका का, ठीक है। जापान 19%, यूरोपीय संघ 22%। सकल घरेलू उत्पाद 2005 का ही तुलनात्मक अगर क्रिया शक्ति के आधार पर देखा जाए, मतलब कहने का मतलब ये है कि चक्र हमें बताता है, ये ग्राफ हमें बता रहा है कि जो अन्य देश मिलकर के पूरा टोटल, यूरोपीय देश 15%, जापान 7%, चीन 14%, भारत तो केवल 6% है, और अन्य जो है ये सारे अन्य मिलके जब 32 करते हैं ना, तब अमेरिका 2005 में 20% सकल घरेलू उत्पाद था उसका। वैसे रक्षा के क्षेत्र में अमेरिका जो है वो 28% करता है और वैसे वो कितना? 20% करता है। तो ये अमेरिका का एक प्रभाव है कि अमेरिका में किस तरह से ये हुआ। देखो, अमेरिकी जो अर्थव्यवस्था है, अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है बच्चों, उस अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बारे में कह सकते हैं कि जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन सैन्य शक्ति के दायरे के उलट विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका के कई तगड़े प्रतिद्वंदी हैं। भाई, अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो अर्थव्यवस्था अपने आप में बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन सेना के मामले में देखा जाए तो उसको प्रतिद्वंदिता देने वाले, मतलब उसी की तरह के ताकतवर कई सारे प्रतिद्वंदी हैं। यदि हम तुलनात्मक क्रय शक्ति के हिसाब से देखेंगे तो यह बात और स्पष्ट हो जाएगी कि दायां आरेख, ये जो दायां आरेख जो आपको दिखाया गया है, ये वाला, ये दायां आरेख, इसमें आरेख इस बात की अच्छी तरह समझा सकता है। तुलनात्मक क्रय शक्ति PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी जो जिसको कहते हैं, उसका आशय कि किसी राष्ट्र की मुद्रा में वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक खरीदारी से कि कौन सा राष्ट्र किसी देश की मुद्रा में कितनी खरीदारी में कितनी भूमिका अदा करता है। तो अमेरिका का जो प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पर, ठीक है। तो अमेरिका का वर्चस्व है ये हम किसके रूप में देखें? ढांचागत ताकत के रूप में, ठीक है ना। अब इसी को देखिएगा, अब आता है हमारे इस पैरा में भी इसी बात कर गई है कि जो अमेरिका है वो अपने आप में एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें से कोई अमेरिका कंपनी अपनी अग्रणी 3 कंपनियों में से एक नहीं हो। अमेरिका की कंपनियां पूरी तरह से
फैली हुई हैं जगह पर। अब ये जो ढांचागत ताकत है इसको हम आर्थिक ताकत के वर्चस्व के रूप में भी देखेंगे। ध्यान रहे कि अमेरिका की आर्थिक प्रबलता इसकी ढांचागत ताकत यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक खास शक्ल में ढालने की ताकत से जुड़ी हुई है। दूसरे देश के बाद ब्रिटेन वुड्स प्रणाली कायम हुई थी अमेरिका द्वारा कायम। ये ब्रिटेन वुड्स प्रणाली क्या थी? ब्रिटेन वुड्स प्रणाली क्या थी कि अमेरिका द्वारा कायम यह प्रणाली आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था में बुनियादी संरचना कायम कर रही है। इस तरह हम विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन और अमेरिकी वर्चस्व को परिणाम मान सकते हैं कि ये जो विश्व बैंक है, मुद्रा कोष है, ये अमेरिका वर्चस्व का ही परिणाम है, अमेरिका का प्रभाव है जो हमारे विश्व के अंदर ये क्या कर रहे हैं, हमारी ढांचागत हेल्प कर रहे हैं। ठीक है ना, ये देखो ढांचागत हेल्प कर रहे हैं। ये पूरा पैराग्राफ आर्थिक व्यवस्था को लेकर है। अमेरिका की ढांचागत ताकत एक मानक उदाहरण MBA मास्टर। अब आप कह सकते हैं MBA जो मास्टर डिग्री है, जो आपको बताया था मैंने कि कौन सा था, झाबू था, है ना, झाबू वाले में। अमेरिका की ढांचागत ताकत एक मानक उदाहरण MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है ना, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की अकादमिक डिग्री है। MBA ने ही सबसे पहले ये कोर्स शुरू किया था। व्यवसाय अपने आप में एक पेशा है जो कि कौशल पर निर्भर करता है, मतलब कला कौशल यानी किस पर, प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। जो पहला यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया वार्टन स्कूल के नाम से पहला MBA कॉलेज खुला था, बिजनेस स्कूल, MBA कॉलेज जिसको कहते हैं, बिजनेस स्कूल कहते हैं, वो खुला था अमेरिका में। इसकी स्थापना हुई थी 1881 में। देख लो, जो आज देश MBA की तरफ बढ़ रहे हैं वो 1881 में अमेरिका में ही खुल गया था। अमेरिका में MBA की शुरुआत के पाठ्यक्रम 1900 में स्टार्ट हुए थे। अमेरिका से बाहर MBA के पाठ्यक्रम की शुरुआत 1950 में, वहाँ 1900 में, उसके 50 वर्ष बाद दूसरे देशों में जाकर की गई। आज दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो MBA की एक प्रतिष्ठित अकादमिक डिग्री का दर्जा हासिल न हो सका हो। ये बात यह है कि दक्षिण अफ्रीकी दोस्त झाबू को याद दिलाती है। झाबू क्या करना चाहता था? आर्ट का स्टूडेंट था, लेकिन उसके पापा क्या चाहते थे, उसकी मम्मी पापा चाहते थे कि वो क्या करे, वो एक क्या बने, वो एक MBA करे। ठीक है बच्चों, तो ये एक अब आता है हमारे सांस्कृतिक वर्चस्व के रूप में। नेक्स्ट वर्चस्व हम जब अमेरिका का पढ़ेंगे तो वो है हमारा सांस्कृतिक वर्चस्व। अब ये वर्चस्व तो आप बहुत ही अच्छी तरह से बता सकते हैं, इसको देखिएगा कैसे बताएंगे हम। ये सांस्कृतिक वर्चस्व है, अमेरिका सांस्कृतिक ताकत। इसको सुन लो, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज आपका खान पान, रहन सहन, आज आपका पहनावा, जो सारा ऐसा हो गया है जिसमें कि हम कह सकते हैं कि विदेशों का प्रभाव देखने को मिलता है। अमेरिकी सांस्कृतिक अर्थ में वर्चस्व, सांस्कृतिक अर्थ में अमेरिकी वर्चस्व को शुद्ध रूप से सैन्य और आर्थिक संदर्भ में देखना हमारी भूल होगी कि केवल सेना या आर्थिक संदर्भ में ही हमारा अमेरिकी वर्चस्व है। हमें अमेरिकी वर्चस्व विचारधारा या सांस्कृतिक संदर्भ में विचार करना चाहिए। वर्चस्व के तीसरे अर्थ का रिश्ता सहमति गढ़ने की ताकत से है कि लोग किस बात के लिए सहमत होते हैं। यहाँ वर्चस्व का आशय सामाजिक, राजनीतिक, खासकर विचारधारा के धरातल पर किसी वर्ग की तरफ बढ़ना दबदबा है। कोई प्रभुत्वशाली वर्ग अपने देश के असर में रहने वाले को इस तरह का सहमत कर सकता है कि वे दुनिया को उसी नज़रिए से देखने लगे। मतलब कि अमेरिका में रहने वाले लोगों से हम इतने ज़्यादा प्रभावित, इतने ज़्यादा सहमत हो गए कि हम उसी को उसी नज़र से देखने लगे। आज हम अब आप बात करते हैं हम आंद्रे की। आंद्रे जीन्स पहनता है, नीली जीन्स, और वो कहता है ये बहुत ज़्यादा कूल है ना, कि तो उसके देश में ये सब नहीं चलता था, लेकिन आंद्रे की मम्मी को ये पसंद नहीं था। आपको उदाहरण याद होगा। तो आज देखिए पूरा का पूरा मार्केट जो है वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न खान पान, इनसे पटा पड़ा है। आप मार्केट में जाइए, आज आपका यही सब पहनावा पहनना पसंद करते हैं, है ना। आप चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर ये सब खाना पसंद करते हैं। हालांकि चाइनीज़ फूड है, लेकिन है तो कि इसका वैश्वीकरण का प्रभाव भी देखने को मिलता है। लेकिन अमेरिका का वर्चस्व सांस्कृतिक रूप से भी हमें देखने को मिलता है। हम उस चीज़ों को, उन साधनों को अपनाने लगे हैं
अपने प्रतिद्वंदी को हम अपने से कमज़ोर देशों के साथ बर्ताव करने, मनमाफिक बना लेने की विचारधारा से जुड़े साधन होते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि अमेरिका में ऐसा होता है, हम भी ऐसा करें। कमज़ोर देशों के साथ व्यवहार बर्ताव को इस तरह से प्रभावित किया जाता है कि उससे सबसे बड़े जो ताकतवर देश हैं उनका एक साधन हो। जो बड़ा ताकतवर देश होता है वह दूसरे ताकतवर देशों के साथ इस तरह का व्यवहार करने लगता है कि जैसे कि उसके प्रभाव में वो आए। प्रभुत्वशाली देश जो चाहता है वैसा वो कराना चाहते हैं। देखिए, आपको चित्र के अंदर दिखाते हैं कि कैसे मार्केट बना हुआ है हमारा। ये देखिए, ये देखो, चाहे हमारा खान पान हो, रेस्टोरेंट हो, इन चित्र में दिखाया गया है कि अमेरिकी प्रभाव, अमेरिकी सांस्कृतिक वर्चस्व हमको दिखलाई देता है। दोनों ही चित्र में देख लीजिए, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। पेप्सी का आपने देखा होगा, पेप्सी विदेशी कंपनी है। ये इसमें जो जितने सारे जो मार्केट में कपड़े बिकने आए हैं ये भी विदेशी हैं, ठीक है ना। क्राफ्ट ऑन फ्रीडम टेक, ये जो जितने सारी चीज़ें हैं ये सब विदेशी हैं। तो ये विदेशी वर्चस्व की कहानी को कहते हैं, ठीक है बच्चों। हर चीज़ पर ये चीज़ें दिखलाई देती हैं। तो लेकिन सोवियत संघ की ऐसी पूरी पीढ़ी ने नीले जींस वाले जो बात है उसकी आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई थी। एक अच्छा जीवन सोवियत संघ में उपलब्ध नहीं था। लोग सोच रहे थे कि अब हम क्या करें। जो आंद्रे की जो बात थी, वो अपना शहर छोड़ करके जो चले गए थे, तो ये सोवियत संघ के वर्चस्व की थी। लेकिन सोवियत संघ में ऐसा कुछ भी नहीं था। सोवियत संघ की एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के लिए नीली जींस के अच्छे जीवन की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई थी, कि जो स्वतंत्रता का प्रतीक मान रही थी, है ना। उसके पापा ने कहा था कि जब हम लेनिनग्राद में रहते थे तो हम क्या करते थे, हम भी नीली जीन्स पहनते थे। तो उनके लिए एक ऐसा अच्छा उदाहरण, ऐसा अच्छा प्रतीक माना जाने लग गया था इसका। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को लगा कि सैन्य शक्ति के दायरे सोवियत संघ को मात पाना मुश्किल है। अमेरिका ने ढांचागत ताकत और सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में बढ़ाने शुरू कर दिए थे और अपनी बाजी मार ली। लोग उससे प्रभावित होने लगे। सोवियत संघ की केंद्रीकृत और नियोजित अर्थव्यवस्था उसके एक लिए अंदरूनी ताकत, आर्थिक संगठन का एक वैकल्पिक मॉडल है थी। लेकिन पूरे शीत युद्ध के दौरान विश्व की जो अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तर्ज पर चली। इस तरह से अमेरिका ने अपनी एक बड़ी जीत सांस्कृतिक प्रवृत्ति के दायरे में भी हासिल की। तो बच्चों, आर्थिक, सामाजिक ढांचा और सांस्कृतिक तीनों के रूप में आज हमने अमेरिकी वर्चस्व को पढ़ा है। आप इसे अच्छे से रीडिंग करना अपनी बुक में। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछना, ओके।